डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। आज माइंड मैप सीरीज एमएसटी सीईटी 2025 में नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अब देखिए, एक छोटा सा चैप्टर है, हार्डली हमें 30 मिनट्स ओके माइंड मैप के लिए लगेंगे। कुछ टॉपिक्स को अगर थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम हमको बढ़ के लग सकता है। अब देखिए, जिन लोगों को ठीक से इस चैप्टर का आइडिया नहीं है तो पहले वो समझ ले कि भाई इस चैप्टर के जो है दो पार्ट है। पहले पार्ट में हम जो है ना, जो रेडिएशन है ओके, सिंपल समझ ली, सन से जो लाइट आ रही है ओके, वो रेडिएशन समझ ली, ठीक है। इन जनरल हम उसे रेडिएशन कहते हैं। तो इस रेडिएशन का जो डुअल नेचर है ओके, तो एकदम स्टार्ट मतलब जो है इस डुअल नेचर से ही किया गया। तो यहाँ पे पहले पार्ट में हम जो है ना रेडिएशन से रिलेटेड ओके हम डिस्कशन रखते हैं। अब रेडिएशन का यहाँ पे मेनली डिस्कशन डुअल नेचर के हिसाब से जो मेन कंसेप्ट आया है, किस वजह से मानना पड़ा कि डुअल नेचर है, तो वो जो है ना एक जो इफेक्ट हमको पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो स्टार्ट का जो पार्ट है वो हमको ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है। तो ये जो आधा पार्ट है इसी से रिलेटेड है, मतलब कुछ जो एक्सपेरिमेंट किए गए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, उनके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जो है एक आपको 2-3 ग्राफ रहेंगे, वो स्टडी करना है। इसी तरह से देखो, इसको समझने की कोशिश की गई है यूजिंग वेव नेचर, लेकिन वो ठीक से उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट नहीं कर पाए ओके। तो बाद में आइंस्टाइन ने जो है उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया। तो कंसीडर क्या किया कि लाइट को या रेडिएशन को ओके वेव नेचर के बजाय पार्टिकल नेचर कंसीडर करके किया। तब उन्होंने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, एक इक्वेशन, आइंस्टाइन इक्वेशन ओके, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड दिए। तो उस इक्वेशन के ऊपर आपको जो है न्यूमेरिकल्स पूछ सकता है। तो ये हमारा पहला पार्ट है इस चैप्टर का। दूसरा पार्ट बहुत आसान सिंपल सा, कि भाई आप पहले पार्ट में डुअल नेचर रेडिएशन का पढ़े, तो आप सेकेंड पार्ट में क्या है, तो मैटर का जो है ना आपको डुअल नेचर। तो वहां पे सिंपली डी ब्रगली ने जो हाइपोथेसिस दिया था, डी ब्रगली की हाइपोथेसिस में जो वेवलेंथ डिफाइन की गई ओके, तो उस वेवलेंथ के जो है ना डिफरेंट केस में फॉर्मूला क्या बनता है, बस उसी के ऊपर है दूसरा पार्ट। तो बहुत मतलब बड़ा या ऐसा मतलब लेंथी चैप्टर नहीं, बहुत छोटा सा चैप्टर है ओके। तो ये जो मैंने आपको थीम बता दिया कि भाई ये पूरा चैप्टर में क्या है, ठीक है, मतलब एक बाउंड्री बता दिया। अब देखिए, सबसे पहले अब अगर हम सीधे माइंड मैप के हिसाब से आ जाए कि भाई हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना चाहिए, तो हमें सबसे पहले ये जो स्टार्ट हो रहा है, एक हिस्ट्री भी बताई जाती है कि भाई ये जो डुअल नेचर से रिलेटेड अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी जो है थ्योरी दी। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम आ रहे हैं कि भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहला पॉइंट होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, तो इसका कंसेप्ट आपको रहे। तो सिंपली अब देखिए, यहाँ पे एक जो है सरफेस, इन जनरल सपोज ये मेटल सरफेस है, तो अगर इस पे लाइट फॉल होती है, अगर इस पे लाइट फॉल होती है ओके, यहाँ पे इस तरह से सपोज लाइट फॉल हो रही, ठीक है, ये लाइट फॉल हुई, तो यहां से ओके लाइट के फॉल होने से यहाँ जो है ना ये इलेक्ट्रॉन ओके, यहाँ से क्या निकल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ओके। तो क्या किसी भी लाइट से, लाइट के फॉल होने से ये मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो ऐसा नहीं है कि यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ ना कुछ जो है ना एक सर्टेन लेवल की एनर्जी चाहिए ओके। तो ये अगर मटेरियल बदलेंगे तो जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, सर्टेन लेवल की एनर्जी चाहिए, वो बदल सकती है, मटेरियल टू मटेरियल ये वैरी करती है। तो ये जो मिनिमम एनर्जी चाहिए ओके इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए, इसको कहते हैं वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। और ये जो फेनामेना है ओके, लाइट के फॉल होने से सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट होना, इस फेनामेना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कहते हैं हम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब यहाँ चार्ज, इलेक्ट्रॉन समझ ले कि लाइट एनर्जी की वजह से यहाँ पे हमको जो है ये इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं लाइट के फॉल होने से। तो अब यहाँ पे एक और थ्योरी बताई गई, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो उसमें क्या बताया कि उन्होंने बताया कि ये जो लाइट है ओके, जैसे कई सारे जो है ना भाई फेनामेना, तो उन्होंने क्या माना, ये जो लाइट है इसको पार्टिकल माना। देखिए, थोड़ा सा अगर हम 1-2 मिनट में इसको समझ ले कि ये डुअल नेचर मतलब दो तरह का नेचर
ओके, लाइट का दो तरह का नेचर है, एक है वेव और दूसरा है पार्टिकल। अब देखिए जो स्टार्ट में बेसिक प्रॉपर्टीज हैं लाइट के, कौन से, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये प्रॉपर्टीज को हम पार्टिकल नेचर से भी प्रूफ कर सकते हैं और वेव नेचर से भी प्रूफ हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि भाई हम डिसाइड नहीं कर पाते कि भाई वेव है या पार्टिकल है। तो अब देखिए इसके आगे क्या है, कुछ प्रॉपर्टी ऐसे आए जो सिर्फ वेव नेचर से ही प्रूफ होते हैं, जैसे इंटरफियरेंस है, डिफ्रैक्शन है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है आपको वेव नेचर से ही प्रूफ हो सकते हैं, पार्टिकल नेचर से प्रूफ नहीं होते। तो ये जो जब प्रॉपर्टीज सामने आए तो सबने माना कि अभी लाइट जो है ना वो वेव है, ठीक है, लाइट कैसी है, वो वेव है। लेकिन आगे चल के कुछ और एक्सपेरिमेंट हुए, कुछ और प्रॉपर्टी सामने, कुछ और इफेक्ट आए, तो उनमें से ये एक इफेक्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी तरह से क्वांटम इफेक्ट, जो एक्सरे जो है ना स्कैटरिंग वाला, ठीक है ना, सो वो वाला एक्सपेरिमेंट, या जो है इसी तरह से और भी एक्सपेरिमेंट कुछ हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो दो तीन एक्सपेरिमेंट हुए, क्वांटम इफेक्ट हो गया या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुए ना यहाँ पर ये वेव नेचर से प्रूफ नहीं हो पाए। जब हम पार्टिकल नेचर माने तभी ये प्रूफ हो। तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई कि भाई वेव की तरह भी बिहेव कर रही है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रही है। तो शॉर्ट में इतना समझ ले कि भाई जो रेडिएशन या जो लाइट हम बोल रहे हैं इसके दो तरह के नेचर हैं। ओके, वो लाइट वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो इसमें क्या हो रहा है कि भाई ये जो लाइट फॉल हो रही, तो लाइट जो है ना पार्टिकल के फॉर्म में, तो प्लैंक्स ने बोला कि ये लाइट जो है ना पैकेट्स के फॉर्म में आती है, ओके, डिस्क्रीट एक एक पैकेट। तो उस पैकेट को क्वांटम जो है बोला है क्वांटम, और उसी को बाद में नाम फोटोन दे दिया गया। लाइट का जो पार्टिकल है उसको नाम क्या दे दिया, फोटोन। तो ये फोटोन इसमें फॉलो के इलेक्ट्रॉन को इमिट करते हैं, ठीक है। तो इस इफेक्ट को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। काफी अच्छे से मैंने डिटेल में इसको बोल दिया। अब इसका एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप, तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप चलो इसी को हम ये कर देंगे। यहाँ पे जो है ना ये इसी तरह की एक ट्यूब ऐसे बता दी, यहाँ पे सपोज ये ऐसे ट्यूब बता दी, और ये जो है ना यहाँ पे चलो इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ना दो प्लेट्स लगा दी, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है। इस प्लेट को बोला गया इमीटर, और यहां से एक ओपनिंग, ओके, यहां से एक जो है ना इसी ओपनिंग है जिससे यहाँ पे ये जो लाइट है ना ये ऐसे फॉल हो रही, और इससे जो है ना इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या किया गया, इसके साथ में ओके एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया गया। क्या किया यहाँ पे, एक जो है गैल्वेनोमीटर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया। ओके, तो चलिए ये मैं पहले यहाँ पे एक बैटरी भी बता देता हूँ आपको, ठीक है, एक रेजिस्टेंस रेजिस्टर, या यहाँ पे एक स्विच कंट्रोल के लिए, और यहाँ से ओके यहाँ से ये ऐसे बता देंगे, ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है सपोज। तो बेसिक सर्किट में ये चीजें नहीं रहेगी, ओके, सिंपल यहाँ पे गैल्वेनोमीटर देखेंगे कि क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के ये यहाँ पहुंच रहे। अगर यहाँ पहुंच रहे हैं तो फिर ये इससे ये जो है क्लोज सर्किट से जाएंगे, तो इसका मतलब करंट फ्लो होगा। तो अगर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर डिटेक्शन कर रहा है, ये डिफ्लेक्शन बता रहा है, तो इसका मतलब ये जो लाइट फॉल होके यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होके ये जो है ना यहाँ रीच हो रहे हैं। तो ये वाली जो प्लेट है इसको हम बोलते हैं इमीटर, और इसको बोलते हैं कलेक्टर। इसको क्या बोलते हैं हम, कलेक्टर प्लेट, और इसको बोलते हैं हम इमीटर प्लेट। दूसरा नाम है, इसको हम कैथोड भी बोलते हैं, और इसको हम एनोड बोलते हैं। ये दूसरा नाम बता रहा हूं मैं, ठीक है, ये दो नाम है, कलेक्टर बोलिए या एनोड बोल दीजिए, या इमीटर नहीं तो फिर कैथोड बोलिए। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन इमिट होके अब ये आगे, अब इलेक्ट्रॉन इमिट होके ये भाई मूव करेंगे क्या, तो मूव कर सकते हैं कि भाई जो लाइट फॉल हो रही है ना, ओके, लाइट जो फॉल हो रही, जैसे मैंने यहाँ पे अभी बताया था, देखिए थोड़ा सा आप इसको समझ ले। तो यहाँ पे सपोज ये इलेक्ट्रॉन इमिट, यहाँ से लाइट फॉल हुई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, तो हमने बोला था कि भाई एक मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए। उस मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं हम, वर्क फंक्शन। इसको डिनोट करते हैं फाई नॉट से, ओके, मिनिमम एनर्जी।
minimum energy required to emit the electron, emit an electron from the surface, from the surface, यहां से निकालने के लिए, ठीक है। तो इसको बोला जाता है वर्क फंक्शन। अब देखिए क्या होता है कि भाई सपोज ये मटेरियल है, इसका वर्क फंक्शन सपोज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ये जो फोटोन आ रहा लाइट का पार्टिकल, उसकी एनर्जी सपोज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसको निकालने में लग गए, तो बचे वाली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ जाएगी? तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व होती है। ओके, एनर्जी कैसी होती है? कंजर्व होती है। यहाँ पे फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर रहा है, कोलिजन। तो ये कोलिजन इलास्टिक कोलिजन होता है। देखो पॉइंट याद रखो, फोटोन का और इलेक्ट्रॉन का, फोटोन और इलेक्ट्रॉन, इनका जो कोलिजन होता है कैसे होता है? इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। तो यहां पे एनर्जी कैसी रहेगी? कंजर्व। तो जो बचे हुई एनर्जी है वो इसको दे देगा। तो अब वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो काइनेटिक एनर्जी है मतलब ये मूव करेगा। तो अगर ये मूव करते करते यहां पहुंच गया, ओके भाई, सबके सब नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, जिससे वो यहां तक रीच कर सक रहा, तो वो ये प्लेट के थ्रू फिर ये ऐसे मूव करेगा। तो यहाँ गैल्वेनोमीटर उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किए, इससे पता चल गया कि भाई हाँ, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो इमिट हो रहे हैं वो ऐसे फ्लो रहे, उन्हीं की वजह से तो करंट फ्लो रहा। दूसरा तो कोई सोर्स दे नहीं रखा था हमने, ओके, कोई और इलेक्ट्रॉन दे नहीं रखे थे। तो मतलब इसी में से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो रहे हैं। तो ये जो है ना सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हो गया। तो अब देखिए एक बात यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये क्या है, वर्क फंक्शन किसे कहते हैं। अब ये मटेरियल के हिसाब से अलग अलग होता है। अगर एनसीईआरटी का, ओके देखिए, ये चाहे सीटी के लिए पढ़े या नीट के लिए पढ़े, लगभग पूरा सिलेबस सेम है। तो अगर हम ये एनसीईआरटी से कुछ डेटा लें कि भाई जो वर्क फंक्शन है, तो प्लैटिनम के लिए सबसे ज्यादा होता है, प्लैटिनम के लिए सबसे ज्यादा होता है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है वो, ठीक है ना। ये क्या एनर्जी है ना। इसी तरह से जो सीजियम होता है उसमें 2.4, सीजियम के लिए 2.4। तो ये जो है ना सीजियम के लिए 2.4 और प्लैटिनम के लिए ये जो है, चलिए इसको पूरा लिखता हूं मैं, प्लैटिनम और ये है सीजियम। तो 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये आप याद रख ले, ओके, जरूरी नहीं है, लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम, ओके, कौन से मटेरियल के, तो एक रेंज के तौर पे मिनिमम वाला सीजियम है और मैक्सिमम वाला प्लैटिनम है, ठीक है। तो ये जो है ना वर्क फंक्शन के हिसाब से बता दिया। तो वर्क फंक्शन आपको क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे हम उससे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अब यहाँ पे हम जो है ना 2-3 पॉइंट्स और समझते हैं एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। देखिए लाइट के फॉल होने से, ये जो फॉल हो रही है इस प्लेट पर, ओके, यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है? फोटो इलेक्ट्रॉन। और इनसे जो करंट फ्लो होता है, ओके, उसको क्या बोलते हैं हम? फोटो करंट। क्या कहते हैं? फोटो करंट। करंट फ्लोइंग ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? लाइट फॉल हुई, इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, इन इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। जिनकी एनर्जी ज्यादा है वो यहां तक रीच करेंगे, यहां रीच करेंगे तो आगे उनको फ्लो होने के लिए रास्ता है, तो इसमें से करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे ये जो गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर लेगा, तो ये जो करंट फ्लो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? फोटो करंट। तो बेसिक के हद तक आपको ये जो है ना इतना क्लियर हो जाना चाहिए। हमको जो है वर्क फंक्शन किसे कहते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है ये समझ में आना चाहिए। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टाइन के बताने से पहले, ओके, लिनार्ड्स ने, हर्ट्ज ने, हालवाइच ने, ये इन लोगों ने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर चुके थे। लेकिन इन्होंने यहाँ पर अभी तक, ओके, इनको मतलब जो है वेव नेचर के थ्रू ही समझने की कोशिश की थी। तो उन्होंने इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। तो अब यहाँ पे जो है ना देखो कुछ ग्राफ्स है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हमको जो है ना इन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर कुछ जो ग्राफ बनते हैं वो भी पता होना चाहिए। अब पहले देखिए उससे कि यहाँ पर, चलो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे भी बताता हूँ।
ये इलेक्ट्रॉन जो है ना ये ऐसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इमिट होके ये ऐसे जाएंगे, सपोज ये ऐसे, तो आप उसको ऐसे भी बता सकते हैं कि भाई ये आगे जा रहे हैं, ये ऐसे आप बता सकते हैं कि भाई ये मूव कर रहे हैं, ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप याद रखो, ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहला पॉइंट आप क्या याद रखोगे कि भाई ये जो प्रोसेस है इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कैसा है ये? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ओके। इसमें कोई टाइम लैग नहीं होता, ओके, इसमें कोई टाइम लैग नहीं होता। कितना है? तो बहुत कम वक्त। कितना लगता है? सो लेस देन नैनो सेकेंड, ओके, इसलिए बोला जा रहा है कि स्पॉन्टेनियस है, ओके। हमारे हिसाब से तो मतलब हम तो उसको समझ ही नहीं सकते उतने छोटे ड्यूरेशन को, ओके, हम तो ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते। तो ये जो है ना फोटोन यहाँ पे कोलाइड करके इलेक्ट्रॉन को इमिट कर रहा है, तो कोलिजन होने के बाद इमिट हो रहा है, इसके लिए वक्त कितना लगेगा? लेस देन, ओके, नैनो सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड। समझ में आ रहा है? तो नैनो सेकेंड के रेंज में समझ ले, विद इन नैनो सेकेंड। आप अगर बोर्ड के टेक्स्ट में देखेंगे तो ये पॉइंट लिखा रहेगा विद इन नैनो सेकेंड। सो इतने कम टाइम है, इसलिए बोलते हैं कि स्पॉन्टेनियस जो है प्रोसेस है, ठीक है। इसी तरह से ये जो इनका कोलिजन हो रहा है तो वो कैसा कोलिजन है? इलास्टिक कोलिजन है, ओके। कैसा कोलिजन है ये? इलास्टिक कोलिजन है। और क्या पॉइंट याद रखेंगे? तो आपको इससे रिलेटेड याद रखना पड़ेगा कि भाई जो एनर्जी है, ओके, जो एनर्जी होती है, ओके, इस पर जो फॉल हो रही, तो अब आपने सपोज जो है एनर्जी, ओके, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू जो है नोटेशन यूज करते हैं, तो न्यू वन फ्रीक्वेंसी की एनर्जी सपोज यहाँ पे लाइट फॉल हुई, तो हो सकता है कि वो एनर्जी इसके वर्क फंक्शन के बराबर ही ना हो, कम हो। तो अगर जो फॉल होने वाली लाइट है, ओके, वो एनर्जी इस वर्क फंक्शन से कम रहेगी, ओके, वर्क फंक्शन से कम रहेगी, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो पाएगा, ओके। तो कम से कम कितनी होना? तो इतनी होना चाहिए। तो वर्क फंक्शन फाई नॉट इज इक्वल टू ये एच न्यू नॉट। तो जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ओके, एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। तो ये एनर्जी ऑफ फोटोन है, ये एनर्जी ऑफ फोटोन है। तो आप यहाँ पे ये एच प्लैंक्स कांस्टेंट ये क्या है? सो दिस इज वी आर हैविंग फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम एनर्जी के बजाय फ्रीक्वेंसी को यूज करते हुए बोल सकते हैं कि भाई मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ओके, जिस पे इलेक्ट्रॉन इमिट होगा उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसे क्या कहते हैं हम? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये जो है न्यू नॉट, दिस इज वी आर हैविंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी इससे कम रहेगी तो फिर यहां से वो इमिट नहीं होगा। कंसेप्ट समझ लिया, ठीक है। अच्छा, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? वेवलेंथ के फॉर्म में। तो फ्रीक्वेंसी को c बाय लेमडा लिख सकते हैं, तो लेमडा नॉट, तो ये होती है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या लिखेंगे इसको? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये जो है ना मिनिमम नहीं, ये मैक्सिमम होती है, इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ। ये क्या होती है? ये होती है मैक्सिमम वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ इससे बढ़ जाए तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा, इससे कम होना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का मामला उल्टा है। फ्रीक्वेंसी क्या बोल रहा है? मिनिमम इतनी, इससे बढ़ के होना चाहिए। लेकिन वेवलेंथ की बात करें तो ये मैक्सिमम, इससे कम वाली वेवलेंथ की लाइट होना चाहिए, बिकॉज फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो, आपको पॉज करके कॉपी करना है तो कॉपी कर लो, ठीक है। हम अभी इससे रिलेटेड जो ग्राफ है वो हम समझेंगे, ये क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर दो ग्राफ में बताता हूं, दो चीजें पहले डिस्कस करता हूं फिर उसके बाद ग्राफ पे आते हैं। देखिए दो चीजों के हिसाब से ये एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन किए गए। तो क्या है वो दो टर्म्स? तो पहला है, ओके, ये इंटेंसिटी, और दूसरा है फ्रीक्वेंसी, ओके, फ्रीक्वेंसी। यही ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर जो है ना, देखो मैथमेटिकल जो है ना फॉर्म भी आया है, लेकिन वो अभी क्लियर नहीं, वो आगे आया। आइंस्टाइन ने जो बताया वो सारी डिस्कशन आगे। ये सारी चीजें जो है ना, ये जो लिनार्ड्स, हर्ट्ज, ये जो एक्सपेरिमेंट्स, सॉरी, साइंटिस्ट है, उन्होंने कर दिया था,
ओके, तो अब यहाँ उन्होंने क्या देखा था कि ये जो लाइट फॉल हो रही है, अगर इसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो उन्होंने देखा कि करंट भी बढ़ रहा है। क्या देखा उन्होंने? करंट भी बढ़ रहा है। समझ में आ रहा? तो क्या देखा उन्होंने सबसे पहले कि भाई ये जो इंटेंसिटी है, ओके, इंटेंसिटी, सो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली, सॉरी, करंट इज, ओके, फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। कैसे? देखो, इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि ज्यादा फोटॉन्स आ रहे, मोर इंटेंसिटी मतलब, ओके, मोर इंटेंसिटी, इसका मतलब होता है मोर नंबर ऑफ फोटोन, मोर नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ही इमिट करेगा, उसके पास कितनी भी एनर्जी हो, ओके, 1 to 1 जो है ये इंटरेक्शन होता है, समझे। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत लग रही है, तो अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो एक को निकाल लेगा। अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो क्या वो 3 इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा? नहीं। ओके, 1:1, कितनी भी रहना, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालने के लिए लगेंगे, बचे वाला 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो 1:1 इंटरेक्शन है। तो ज्यादा अगर फोटोन आ रहे हैं तो उन्होंने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन को इमिट करेंगे। अगर ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहां तक वो ज्यादा पहुंच सकते हैं, उनका काउंट बढ़ेगा। अगर वो काउंट बढ़ेगा तो फिर करंट भी बढ़ेगा। तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि भाई जो इंटेंसिटी ये आई अगर बढ़ेगी, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स। अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो ये जो है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इमिट होंगे, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज्यादा होंगे, तो इससे फोटो करंट बढ़ेगा, फोटो करंट भी बढ़ेगा। तो इसलिए हमने लिखा कि इंटेंसिटी, सॉरी, फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो आप जो है ना ये इस तरह का ग्राफ बता सकते हैं, दिस इज आईपीएच एंड दिस इज इंटेंसिटी। तो यहां जो ग्राफ आएगा दैट विल बी, ओके, लीनियर ग्राफ, इस तरह का ग्राफ आएगा। चलिए आप पॉज करके कॉपी कर लो। देखो हमको अभी फ्रीक्वेंसी भी देखना है, ओके, फ्रीक्वेंसी भी हमको समझना है, ओके। चलो अब देखिए यहां पर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे जाने से पहले, ओके, हम जो है ना अब ये ऑब्जर्वेशन के साथ देख लेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पे आते हैं, पहले हम इंटेंसिटी को समझ लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर, अब ये लाइट अगर फॉल हो रही, ओके, तो एकदम स्टार्ट में क्या होगा, जो भी इंटेंसिटी रहेगी उसके हिसाब से, ओके। अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर, यहां पहले कॉपी कर लो, ठीक है। चलो अब ये मैं सब रब कर देता हूं इधर का, ओके, जब भी जरूरत पड़ी बाद में देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे ये जो पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है, इसका क्या रोल है, ये बोलते हैं हम एनोड पोटेंशियल या एनोड टू कैथोड पोटेंशियल, ठीक है। अब इसका क्या रोल है, अगर हम इसको यूज नहीं कर रहे, जीरो, ये वेरिएबल है, इसको जीरो रखें, हम अप्लाई नहीं करें, जीरो कर दें, ठीक है ना, तो क्या ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किस तरह का इफेक्ट रहेगा? देखिए अगर ये अप्लाई नहीं भी करे, ओके, ये जीरो है, तो भी क्या होगा, अब यहां पे मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, देख लीजिए, दिस इज वी आर हैविंग, ओके, ये है फोटो करंट, आईपीएच मतलब फोटो करंट, और ये है वी एनोड टू कैथोड वोल्टेज, ठीक है, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, ठीक है, इधर निगेटिव रहेगा उधर पॉजिटिव रहेगा। अब अगर हमने सिंपली इसको जीरो रखा, अब ये लाइट फॉल हुई, ओके, लाइट फॉल हुई, तो क्या इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे? तो ऑब्वियसली पहुंच सकते। अगर 10 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तो हो सकता है 2-3 की एटलीस्ट काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी कि वो यहां तक पहुंच जाए, और यहां तक पहुंच गए तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर से फ्लो होंगे और करंट फ्लो होगा। मतलब ये जीरो भी है तब भी आपको यहां पे कुछ ना कुछ आपको करंट मिल रहा है, समझ में आ रहा है? जब ये वी ए के जीरो है, ये एनोड पोटेंशियल जीरो है, तब भी क्या हो रहा, कुछ ना कुछ करंट मिल रहा। अच्छा अब क्या कर रहे हैं, अब इसको जीरो से थोड़ा बढ़ा रहे, तो देखो ये निगेटिव टर्मिनल इधर कनेक्टेड है और पॉजिटिव टर्मिनल इधर कनेक्टेड है, तो ये निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इससे रिपेल होंगे, तो ये इधर एक्सेलरेट होंगे। तो पहले 2-3 पहुंच रहे थे होंगे, अब
और पहुंचेंगे, 4-5 पहुंचेंगे, और बढ़ाया तो ये रिपल्सिव फोर्स और ज्यादा होगी। तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा बढ़ाते 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 ये सारे के सारे यहाँ पहुंच गए। अब सब पहुंच गए, अगर और भी आपने इसको बढ़ाया तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, भाई सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं तो मैक्सिमम करंट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है ना ये ऐसा बढ़ते 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 ये एक टाइम ऐसा आ जाएगा यहाँ पर कि आपको जो है ना ये इस पोटेंशियल पर जो है सैचुरेशन, ओके, मैक्सिमम करंट आ जाएगा। तो अब ये जो है ना हमने करंट लिख दिया, दिस इज फॉर इंटेंसिटी I1, और ये करंट को बोल दिया हमने ओके IPH1। क्या बोला हमने इसको, IPH1, ठीक है। करंट क्या है ये, IPH1, ओके, इंटेंसिटी जो भी अप्लाई की। अब हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को नहीं बदल रहे, यहां पे हम जो ग्राफ देख रहे हैं, ओके, ये ग्राफ जो आ रहा है, ओके, किसके बीच में है, फोटो करंट एंड एनोड पोटेंशियल बाय चेंजिंग विथ डिफरेंट इंटेंसिटीज, विथ डिफरेंट इंटेंसिटीज, ओके। फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा, फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रहे, बाद में सेकंड केस में फ्रीक्वेंसी देखेंगे। तो अब क्या किया आपने, इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी, सपोज उसका नाम दे दिया I2। तो इंटेंसिटी बढ़ा दी तो क्या होगा कि भाई यहां से ज्यादा फोटोन आएंगे, ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन को इमिट करेंगे, तो यहां पर भी वो ज्यादा पहुंचेंगे, ओके। तो मतलब जो फोटो करंट है वो बढ़ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे अगर इसको 0 रखा तो पहले 2-3 पहुंच रहे होंगे, इंटेंसिटी ज्यादा है, नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यहाँ ज्यादा पहुंच रहे होंगे। पहले 2-3 ही पहुंच रहे होंगे, अब 4-5 पहुंचेंगे, इसको 0 रखते हुए, इसको 0 रखते हुए। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है ना थोड़ा सा आपको ये इस तरह से मिल सकता है, यहाँ पे थोड़ा बढ़ के रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि भाई ये जो है ना और ज्यादा आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने और इसको अब बढ़ाना शुरू किया 0 से 1 2 3, तो ये इसको एक्सेलरेट करेंगे। तो अब यहाँ पहले के बनिस्बत नंबर ऑफ जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा है, तो इसका सैचुरेशन वैल्यू भी ज्यादा आएगा। समझ में आ रहा, तो ये इस तरह से होगा। फिर अगर और इंटेंसिटी आपने बढ़ा दी, इसको आपने I2 बोल दिया, और अगर बढ़ा दी तो ये इस तरह से और आ जाएगा, इसको आपने ये I3 बोल दिया, ठीक है। अब इसका नाम आप IPH2 IPH3 आप दे सकते हैं, ओके। ये जो ग्राफ है आपको NCERT में भी मिलेंगे और आपको जो है ये बोर्ड की बुक में भी मिलेंगे। तो इसको IPH1 बोल दिया, ये IPH2 हो जाएगा, ये IPH3 हो जाएगा, सैचुरेशन लेवल। अच्छा, हमने इसको खाली पॉजिटिवली बढ़ाया था, अगर इसको निगेटिवली बढ़ाए, इधर बढ़ाए, तो क्या होगा, अगर हम इसको उल्टा कर दिए, इसको क्या करें, अब ऐसा बना दिए, ये ऐसा लगा दिए, उल्टा कर दिए, तो क्या होगा, ये जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होके मतलब यहां से इमिट होके इधर जा रहे थे, ये अब इधर अट्रैक्ट होंगे, इससे क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। इसको बढ़ाते जा रहे हैं आप, ओके, तो अट्रैक्शन बढ़ते जा रही, तो ये आगे जाने से क्या होते हैं, रुकते जा रहे हैं। जिसकी बहुत काइनेटिक एनर्जी थी, हो सकता है यहाँ पहुंच गए होंगे, लेकिन वो यहां तक पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन का जो काउंट है वो कम होते चले जा रहा। इसका मतलब करंट भी क्या होगा, यहाँ पे कम होते चले जाएगा, ओके, कम होते चले जाएगा, ओके। इसी तरह से दूसरा जो केस था, ओके, वो केस में भी ऐसे ही किया हमने कि हमने निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया, तो फिर वैसे ही होगा, ये ऐसे आ जाएगा, और ये तीसरे को भी ये ऐसे आ जाए। तो ये जो स्टॉपिंग, एक पोटेंशियल ऐसा आएगा बढ़ाते 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 कि यहाँ पे एक भी नहीं पहुंच पाएगा, यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं पाएगा। देखिए हमने इंटेंसिटी बढ़ाने से ये इसका काउंट बढ़ा है, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं। जो सबसे ज्यादा जिसकी काइनेटिक एनर्जी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आगे पढ़ेंगे क्यों, क्योंकि अगर जैसे हमने भी बताया था 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे ज्यादा फोटोन की एनर्जी, यहाँ पे जो फोटोन एनर्जी कितनी आ रही है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, तो निकालने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग रहे होंगे, तो काइनेटिक एनर्जी बचे वाली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, उससे कम भी हो सकती है। क्यों कम हो सकती है, देखो वो भी बताता हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी का रेंज कितना हो सकता है, चलो यहां बताते हैं। देखिए ये लाइट फॉल हुई, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट कर गया सरफेस से, ओके, तो कोई प्रॉब्लम, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आए, इसको निकालने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाती है ओके 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। क्यों मैक्सिमम वैल्यू, अभी बताते हैं। अब देखो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन यहाँ पे आया,
लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से वो जो है ना कोलिजन नहीं हो पाया उसका, यहाँ पे कहीं पे हुआ, ये ऐसे आगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से निकलते वक्त अगर वो यहाँ पे किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा गया तो ये जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन नहीं होता है, यहाँ पे कुछ एनर्जी लॉस कर लेता है। तो ऐसा करते करते यहाँ पे निकलने तक अगर यहाँ से निकल रहा तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी सपोज कितनी बच गई, टकराने के बाद 0.5 बच गई। हो सकता है अगर ज्यादा टकरा के वो भी खत्म हो गई यहाँ से निकले तक तो 0 भी हो सकती है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये वाले केस में ओके 0 से लेके 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसी को हम बोल रहे हैं ये के मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू होती है काइनेटिक एनर्जी की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई काइनेटिक एनर्जी का रेंज क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, तो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके के मैक्स जो वैल्यू आएगी वहां तक रहेगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा। तो इसमें ये जो के मैक्स वाली वैल्यू है तो ये बदलने वाली नहीं, क्यों? तो ये जो फोटोन की एनर्जी नहीं बदल रही तो ये के मैक्स की वैल्यू भी नहीं बदलने वाली, के की बदलेगी, ज्यादा से ज्यादा ये रहने वाली। तो इसके हिसाब से ओके ये जो फोर्स लग रही है रोकने की उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो चाहे इंटेंसिटी I1 हो कि I2 हो कि I3 हो, तो यहाँ पे ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ओके इसे लिखेंगे आप स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो वो सेम रहेगा। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रही तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नहीं बदलेगा। तो ये आपको याद रखना है। तो ये हमने किसके हिसाब से बताया, अगर हम डिफरेंट इंटेंसिटी ओके यूज कर रहे हैं, अलग अलग इंटेंसिटी वाली लाइट को फॉल कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को फिक्स करके, तो ये आपको जो है ना एग्जाम में पूछ सकता है, मिक्स करके पूछ सकता है। अभी जो सेकंड ग्राफ पढ़ रहे हैं उसको मिलाकर पूछ सकता है। ठीक है, चलो अब देखिए हमने यहाँ पे डिटेल में बता दिया, इसलिए बोला कि जो टाइम है वो थोड़ा बढ़ के लग सकता है। अगर इसको इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे तो 20 से 30 मिनट बहुत हो चुके हैं। ठीक है, चलो आप पॉज करके कॉपी कर लो, मैं अभी आपको फ्रीक्वेंसी के हिसाब से भी बता देता हूं। ठीक है, चलो ये रब कर देते हैं। अब देखिए यहां पर ओके, अब जो है दूसरा ग्राफ यहां पर विथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी बदल रही है तो एनर्जी बदल जाएगी, एनर्जी बदलेगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होती है उसकी वैल्यू भी बदलेगी। समझ में आ रहा? तो अब देखो यहाँ पे किस तरह का होता है कि ये मैंने आपको यहाँ ड्रॉ कर दिया इस तरह से। सो दिस इज वी आर हैविंग फोटो करंट, ये आपका फिर से VA और ये निगेटिव रहेगा, इधर पॉजिटिव, ये इस तरह से रहेगा। अब देखिए यहाँ पे फिर से पहला वापस आते हैं इसी तरह से। अब लाइट फॉल हो रही है ओके, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ν1 है समझ ले, तो उसके हिसाब से ओके उसके हिसाब से। तो अगर ये हमने पोटेंशियल नहीं रखा तो फिर से वैसे ही रहेगा कि भाई यहाँ पे आपको करंट आएगा। ठीक है, अब हम इंटेंसिटी नहीं बदल रहे, इंटेंसिटी कांस्टेंट, तो फ्रीक्वेंसी के बदलने से क्या होगा, फोटोन की एनर्जी बदलेगी, फोटोन की एनर्जी बदलेगी तो क्या होगा भाई, इसका तो वर्क फंक्शन उतना ही है। मतलब क्या हो रहा है, इसका वर्क फंक्शन सपोज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है फाइ नॉट। तो यहाँ पे कभी लाइट जो है ना 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आ रही, कभी 4 की आ रही, कभी 5 की आ रही। तो क्या हो रहा, जब अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आ रहा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फाइ नॉट है, तो यहाँ पे बचे वाली के मैक्स ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो रहा। इसी तरह अगर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आएगा तो ये तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लगना, ये लग गया। तो अब देखो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ने वाली, लेकिन इंटेंसिटी कांस्टेंट है, इंटेंसिटी को नहीं बदल रहे। तो इंटेंसिटी नहीं बदल रहे तो फोटोन भी सेम रहने वाले, बदलने वाले नहीं। फोटोन सेम रहेंगे तो ये निकलने वाले इलेक्ट्रॉन भी नहीं बदलेंगे। तो यहाँ पे जो सैचुरेशन करंट या जो मैक्सिमम करंट है वो नहीं बदलेगा। ओके, अब हमने देख लिया कि भाई इसको 0 रखा तो यहां से जो कुछ इलेक्ट्रॉन निकले किसी की एनर्जी ओके ज्यादा होगी। ओके, सपोज पहले वाला केस, तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन के पास जो है ना एनर्जी ज्यादा होगी तो वो यहाँ रीच कर पाएंगे, तो जिसकी वजह से इसको 0 रखने पर भी कुछ ना कुछ करंट आ जाएगा। अब जब इसको बढ़ाएंगे तो जिनकी एनर्जी कम थी अब उनको एक्सेलरेट कर रहे, पुश कर रहे, तो वो यहां तक पहुंच पाएंगे। बढ़ाते 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 इतना बढ़ा दिया कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच गए। तो आपको ये ग्राफ जो है ना ऐसा बढ़ते 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 ये मैक्सिमम हो जाएगा। सो दिस इज वी आर हैविंग IPH। ओके,
तो इंटेंसिटी में बदलाव नहीं है। तो ये जो है आप देखें दूसरे वाले केस में, तो ये हमने क्या किया, ये ν1 के हिसाब से था पहली फ्रीक्वेंसी। अब इसी तरह से दूसरी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से किया तो उसमें भी ऐसी आएगा। ओके, उसमें भी क्या होगा आपको, ये इसी तरह से आएगा। ठीक है, मतलब आपको ये जो वेरिएशन रहेंगे, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है ना, जैसे ये जो बढ़ के आते रहेंगे। ओके, यहाँ पे हो गया। अब दूसरे केस में क्या होगा, थोड़ा सा मैं यहाँ बताता हूँ, थोड़ा यहां से स्टार्ट करता हूं इस तरह से। अब दूसरे केस में पहले ये ν1 ये किसके लिए थी, ये ν1 के हिसाब से। अब क्या करें, आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, अब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, वो भी बढ़ गई। तो मतलब अब इसमें के कई सारे इलेक्ट्रॉन वो थोड़ा और आगे जा सकते हैं। मतलब यहाँ जो इनिशियली जब ये 0 रहेगा वो टाइम पर कुछ इलेक्ट्रॉन और जाएंगे। पहले क्या था कि उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, अब आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन आ रहे हैं, तो इनको जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी अब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो रही मैक्सिमम। तो इसका मतलब पहले 2-3 जा रहे थे होंगे, अब 4-5 जा सकते हैं। तो इसका मतलब जब ये 0 रखे तो कुछ इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहुंचेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना ν2 के हिसाब से। अब फिर आपने क्या किया, इसको बढ़ाना शुरू किया, तो लेकिन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन तो उतने से एमिट होने वाले, क्यों, तो इंटेंसिटी नहीं बदले हमने, फ्रीक्वेंसी बदले। फ्रीक्वेंसी बदलने से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ओके, मतलब आगे पहुंचेंगे ज्यादा, लेकिन वो खुद से पहुंचे ठीक है, लेकिन बाद में हम सारों को इसको बढ़ा के पहुंचा दे रहे। तो अगर यहाँ से 10 निकल रहे तो 10 के 10 ही पहुंचने वाले। तो यहाँ पे आगे जाके अगर हम बढ़ाते चले जाएंगे तो वापस ये इसी तरह हो जाएंगे, इसी तरह हो जाएंगे। फिर अगर और बढ़ाया आपने और यहाँ पे क्या किया, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये फोटोन, तो ये निकलने के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन अब काइनेटिक एनर्जी और बढ़ गई। तो पहले के केस में 2-3 ही पहुंचे थे, दूसरे के केस में 4-5 पहुंचे होंगे खुद से, अब 6-7 पहुंच गए होंगे क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 0 पर ये जो है ना और बढ़ के आ जाएगा करंट। अब यहां से क्या होगा कि भाई अब और आपने इसको बढ़ाया तो ये जो है यहाँ पे बचे वाले भी इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ पे पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूं, ये ऐसे बता देंगे। ठीक है, तो यहां से जो है ना ये भी जो है ना ये ऐसे बता देंगे। तो सबके सब हर केस में क्या हो रहा था, इंटेंसिटी उतनी है, तो हर केस में सपोज 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो पहले वाले 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जो एनर्जी हो सकती है के वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सबकी नहीं है, कुछ एक की रहेगी, तो वो कुछ एक यहाँ पहुंच सकते हैं। अब उसके बाद वाले केस में 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया था, तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी है, सबके पास नहीं, कुछ एक के पास, तो किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसी के पास 1.5, किसी के पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ वाले केस में कुछ और इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा पहुंच सकते हैं, और ये वाले केस में और भी ज्यादा पहुंचेंगे, और हम इसको बढ़ाकर सारों को भेज दे रहे हैं। तो हर केस में जब इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे वो तो उतने ही है, क्योंकि इंटेंसिटी कांस्टेंट, तो नंबर ऑफ फोटोन भी कांस्टेंट रहेंगे। तो नंबर ऑफ फोटोन कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहे हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। तो ये हो गया पॉजिटिव साइड। अब निगेटिव साइड, अगर इसको निगेटिव कर दिए, अब निगेटिव कर दिए तो क्या होगा, निगेटिव करे तो इनको आगे जाने से रोक रहे, आगे जाने से रोक रहे। तो देखो जो पहले वाली फ्रीक्वेंसी थी जिसकी वजह से फोटोन की एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही थी, तो उनमें के कुछ इलेक्ट्रॉन के पास जो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वो कितनी थी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे ज्यादा की है ही नहीं। तो इनको रोकने के लिए ये निगेटिव पोटेंशियल ऐसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, कम लगेगा। तो ये जो है ना इसको हम कम करते चले जाएंगे, तो ये यहीं पे जाके रुक गया। तो ये आपका VS1 स्टॉपिंग पोटेंशियल 1। अब दूसरे वाला देखो, इनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, तो ये ज्यादा तेजी से निकल रहे, तो इनको रोकने के लिए ज्यादा और वोल्टेज देना पड़ेगा। ओके, तो ये जो है ना इसको पोटेंशियल थोड़ा और ज्यादा देना पड़ेगा, तो यहां जाके वो रुक जाएंगे सबके सब। अब ये तीसरे वाले केस में तो और भी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी, तो ये वाले केस में और भी ज्यादा आपको पोटेंशियल देना पड़ेगा। तो ये जो है आपका VS3। तो यहाँ पे ν3 इज ग्रेटर देन ν2 इज ग्रेटर देन ν1, और ये लिखेंगे आप VS3। ओके, इसको चलो ब्लू से लिखता हूं मैं। ओके, VS3 स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1। ये इस तरह की सिचुएशन आएगी। यहाँ पे देखो आपको ये जो है ना I1,
ओके सॉरी ये I3 है, सो I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन ये जो है I1। इंटेंसिटी यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग आएगा, लेकिन जो सैचुरेशन वैल्यू है करंट की वो सेम आएगी। इंटेंसिटी अलग अलग रहेगी तो ये सैचुरेशन वैल्यू जो फोटो करंट के वो अलग आएंगे, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आएगा। समझ में आ रहा? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और ये काइनेटिक एनर्जी ये किससे रिलेट करते हैं? फ्रीक्वेंसी से। और फोटो करंट किससे रिलेट करते हुए हैं? इंटेंसिटी से। ओके, लेकिन कब? मिनिमम जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो तो चाहिए, उसके आगे की बात करें, वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी है तो की बात कर रहे हैं, या मिनिमम वर्क फंक्शन के बराबर की एनर्जी को। ठीक है, तो ये दो ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो एक और ग्राफ भी आता है वो भी हम बताते हैं। चलिए पॉज करके कॉपी कर लो आप जल्दी से। ठीक है, चलो हम काफी डिटेल में आपको ये डिस्कस किए हैं। ठीक है, चलिए सो आगे बढ़ते हैं हम। देखो एक और ग्राफ यहां पर एनसीईआरटी में दो देता है, ओके, और आपको बोर्ड की बुक में एक ही है। तो ग्राफ कौन सा है? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। अभी जो सेकंड पार्ट का हमने देखा था, ऑलरेडी हमने फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला बताया था। यहां पे देखिए किस तरह का है, तो ये जो है ना ग्राफ आपको ये इस तरह मिलेगा। सो दिस इज वी आर हैविंग स्टॉपिंग पोटेंशियल और यहां पे रहेगी फ्रीक्वेंसी। ओके, दिस इज न्यू, ये इस तरह का रहेगा। तो यहां पे जो ग्राफ है तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ भी दे सकता है, काइनेटिक एनर्जी के साथ भी दे सकता है, माइनर सा फर्क रहेगा। देखो ये इस तरह से, अगर दो अलग अलग मटेरियल है तो दो मटेरियल के ये अलग अलग ग्राफ आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना ये एंगल, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है तो एंगल भी सेम आएंगे। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए स्लोप सेम आती है। क्यों स्लोप? तो इसकी स्लोप जो है ना वो कांस्टेंट रहती है। ओके, इसकी स्लोप क्या रहेगी? हियर स्लोप इज कांस्टेंट। स्लोप कैसी रहती है? कांस्टेंट आती है। ये जो y इंटरसेप्ट है, ओके, दिस इज वी आर हैविंग फाई नॉट 1 डिवाइड बाय ई। कितना होता है ये? फाई नॉट 1 डिवाइड बाय। आगे जो है हम देखेंगे जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है उससे आ जाएगा, फाई नॉट 2 डिवाइड बाय ई। तो ये जो है ना कांस्टेंट वैल्यूज है, ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यूज। अगर काइनेटिक एनर्जी लिखेगा तो यहाँ पे सिंपली फाई नॉट 1 ये फाई नॉट 2 हो जाएगा, ई नहीं आएगा। ओके, ई नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? चलो मैं इसको बताता हूं साथ में आइंस्टाइन की इक्वेशन के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे हमने जो है ना जो ऑब्जर्वेशंस थे उनके बेसिस पे सारी चीजों को हमने समझ लिया। अब देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है वो बता देता हूं। आइंस्टाइन्स रिलेशन, आइंस्टाइन्स इक्वेशन। तो आइंस्टाइन ने इक्वेशन क्या बताया कि भाई जो फोटोन की एनर्जी होती है, ओके, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। ओके, इन जनरल पहला पार्ट के उसका वर्क फंक्शन प्लस दूसरा पार्ट के ई मैक्स, तीसरा पार्ट हो सकता है के ई मैक्स की जगह के ई लिखकर हम तीसरा पार्ट लिख सकते जो एनर्जी लॉस हो रही। तो मतलब जो है ना जो हीट के फॉर्म या जो जहां पे कोलिजन इनइलास्टिक हो रहा है तो वहां पर जो है ना जो लॉस हो रही है वो वाला, तो उसको हम इसमें कंसीडर कर लिए। के ई मैक्स सबसे ज्यादा आ रहा है वो हमने उसके हिसाब से बता दिया। तो ये इक्वेशन जो है ना आइंस्टाइन की इक्वेशन है। तो इसमें ये जो पार्ट है, ओके, तो के ई मैक्स आपको इक्वेशन ऐसी बताएगा, के ई मैक्स इज इक्वल टू ईपीएच माइनस फाई नॉट, या इसको लिख सकते हैं ये एच न्यू माइनस फाई नॉट। तो ये आपका के ई मैक्स हो गया। तो अगर आप यहां देखें, ओके, इसके हिसाब से तो ये जो के ई मैक्स और ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देख लिए, तो आपको जो है ना ये जो y इंटरसेप्ट है, ये वाला क्या है? y इंटरसेप्ट है। y ये जो है ना काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से लिखा है। ये सेम ग्राफ जो है ना ये ऐसे बनाया जा सकता है। चलो यहाँ पे जो है ना ये ऐसे बताता हूँ, ये देख लो आप। ठीक है, ये है के ई मैक्स, ये के ई मैक्स, ये इस तरह से। तो ये के ई मैक्स वाई एक्सिस एम एक्स प्लस सी, तो ये जो है ना स्लोप, तो मैंने आपको बोला था कि स्लोप कांस्टेंट होती है। ठीक है ना, एच आया वहां एच बाई ई आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? एच बाई। और ये क्या है? वाई इंटरसेप्ट माइनस फाई नॉट निगेटिव रहेगा, तो यहाँ पे आप फाई नॉट 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे आप फाई नॉट 2 लिख सकते हैं।
और इसकी जो स्लोप रहेगी, स्लोप इज ओके एच। तो एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, तो कांस्टेंट रहेगी, इसीलिए बोला मैंने ये एंगल कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। तो आपको नीट के हिसाब से ये आ सकता है के मैक्स का ग्राफ, और यहाँ पे जो है ना ये सीटी में भी दे सकता है, लेकिन बोर्ड की बुक में खाली ये जो है ना स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला दिया है। अच्छा, अब इसका भी एनालिसिस देखो थोड़ा सा, यहाँ पे बताते हैं। चलो, ये हमने अब स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो ये जो के ई मैक्स है ये लिखते हैं यहाँ पे, के ई मैक्स इज इक्वल टू ये एच न्यू माइनस फाई नॉट। ओके, थोड़ा सा एनालिसिस हम ज्यादा बता दे रहे, ठीक है। चलो, ये हो गया। तो के मैक्स स्टॉपिंग पोटेंशियल, देखो ये जो काइनेटिक एनर्जी इसकी थी, तो ये जो हम वोल्टेज अप्लाई करके इसको रोक रहे हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जा रही है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू वी, और यहाँ पे चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो सिंपली लिखो EV। तो EV इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। तो हमको चाहिए V, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो आप यहाँ लिखोगे एच बाई ई न्यू माइनस फाई नॉट बाई ई। तो अब ये इक्वेशन आपके पास है, ई को उधर भेज दिया। तो ये वाले ग्राफ में स्लोप क्या है, ओके, स्लोप इज एच बाई ई, क्या है, एच बाई। अगर काइनेटिक एनर्जी के साथ है तो स्लोप एच, स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ है तो एच बाई ई, ठीक है। अब देखो ये हो गए स्लोप, क्यों, तो देखो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्लोप हो गई, और ये y इंटरसेप्ट c, तो क्या आया, माइनस फाई नॉट बाई ई। तो ये दो कैसे बोल के 1 2 लगा दिया हमने, ठीक है। चलो इसको आप पॉज करके कॉपी करो, देखो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे डिटेल में ये जो है ना ग्राफ से रिलेटेड बता दी है, ठीक है। अब देखिए ये जो इक्वेशन हमने ये बताई है, इसी के ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स पूछ सकता है। क्या है, इस पे न्यूमेरिकल पूछेगा कि भाई अलग अलग काइनेट, मतलब फोटोन की एनर्जी बोलेगा, या आपको वर्क फंक्शन, या यहाँ पे जो है ना ये जो काइनेटिक एनर्जी जो है देकर पूछ सकता है। तो इसी के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे न्यूमेरिकल। ये सारी चीजें अब तक जो बताए हैं उसके ऊपर कॉन्सेप्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, और इस पे न्यूमेरिकल पूछ सकता है। तो ये हो गया पहला पार्ट, ओके, ये हो गया हमारा पहला पार्ट, जिसके ऊपर जो क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सारी चीजें जो है ना लगभग आपको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा पार्ट आता है, आपने पहले कॉपी कर लो आप, ठीक है, कॉपी कर लिया आपने, ठीक है। चलो अब देखिए यहाँ पर दूसरा जो पार्ट है, ओके, वो उसको ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, मैंने ऑलरेडी जो है ना थोड़ा वक्त आज ज्यादा ले लिया, ओके, 40 मिनट्स के आसपास कवर कर लेना था, लेकिन ये थोड़ा सा हम डिटेल में चलेंगे, ठीक है। चलो अब जो है ना सेकेंड जो पार्ट है वो है, ओके, जो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। अब देखिए एक साइंटिस्ट है जिसका नाम जो है, ओके, डी ब्रॉय, ओके, कई सारी जगह पे जो पढ़ने में आता है वो है डी ब्रॉगली, ओके, लेकिन एनसीईआरटी ने उसका प्रोनाउंसिएशन लिखा है कि भाई ये इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, तो डी ब्रॉय, कैसे बोला है, डी ब्रॉय। तो लिखने में जैसा अगर देखेंगे हम, ये डी ब्रॉगली ऐसे लिखा जाता है, ओके, लेकिन डी ब्रॉय इस तरह का प्रोनाउंसिएशन है। अब इन्होंने जैसे देखा कि भाई ये जो लाइट जो है या रेडिएशन, इसका नेचर जो है दो तरीके का आ रहा है, ओके, कभी वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, कभी वो वेव की तरह बिहेव कर रही है। तो उन्होंने नेचर की सिमेट्री को जो है समझते हुए बोला कि देखो नेचर में दो ही चीजें हैं, एक है रेडिएशन, दूसरी है मैटर। तो अगर रेडिएशन वेव होते हुए पार्टिकल का नेचर शो कर सकती है, तो इसका मतलब जो मैटर है वो पार्टिकल होते हुए उसने वेव का नेचर शो करना चाहिए, ओके। नेचर की ये सिमेट्री को सामने रखा और उन्होंने अपना एक हाइपोथेसिस दे दिया, ओके, हाइपोथेसिस, ओके, हाइपोथेसिस। तो क्या है हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस? तो उन्होंने बहुत सिंपल, एवरी मूविंग पार्टिकल is associated with a wave। ये उन्होंने बोला कोई भी पार्टिकल रहने दो, वो जो है ना उसके साथ अगर वो मूव कर रहा है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई हो सकता है कि भाई वो जो नेचर है वेव वाला, ओके, वो डोमिनेंट ना हो, ओके। जैसे लाइट के अंदर रेडिएशन में या लाइट में देखा है कि कभी वेव नेचर डोमिनेंट होता है तो कभी पार्टिकल नेचर डोमिनेंट होता है।
तो ऐसे ही यहाँ पे उन्होंने भी बोला कि भाई ये वेव नेचर डोमिनेंट कब होगा या फिर पार्टिकल नेचर डोमिनेंट होगा इसमें ज्यादा। तो ये चीज उन्होंने एक रख दी कि भाई वेव नेचर भी होगा। ओके, तो कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। आगे इसको चल के जो है डेविसन और जर्मर ये दो साइंटिस्ट ने जो है ना एक एक्सपेरिमेंट किया, वो आपको सिलेबस में एक्सपेरिमेंट, अब उससे सेटअप से ज्यादा कुछ ओके डिस्कशन नहीं है। ओके, सिंपली समझो उसके रिजल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बोर्ड एग्जाम तो नहीं है, हमको जो है ना वो फिगर वो पूछेगा, हमको उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने जो क्वांटम ओके प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी, वहां से जो फोटोन की जो एनर्जी होती है ओके E इज इक्वल टू PC, यहां से उन्होंने जो है ये जो मोमेंट सॉरी वेवलेंथ के लिए जो है फॉर्मूला उन्होंने डिराइव किया। ओके, E इज इक्वल टू, तो यहां पर ये जो C है ओके E इज इक्वल टू ओके H न्यू। अब ये दो फॉर्मूले थे। ठीक है, अब यहाँ पे ये C को क्या लिखेंगे आप। ठीक है, अब यहाँ पे C ये जो है ना भाई स्पीड ऑफ लाइट है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, यस लेमडा बाय ओके। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा केस है। ठीक है, तो E को ये जो E को क्या लिख सकते हैं H न्यू, तो अब यहाँ रख दो आप यहाँ पे, तो E इज इक्वल टू सॉरी क्या है ये H न्यू, तो H न्यू इज इक्वल टू PC, H न्यू इज इक्वल टू PC। अच्छा, न्यू को क्या लिख सकते हैं हम, तो फ्रीक्वेंसी, तो C बाय लेमडा लिख सकते हैं। ओके, C बाय लेमडा दैट इज इक्वल टू PC। तो यहां से ये C कैंसिल हो गया और यहां हमको जो है ना जो लेमडा आया है ओके यहां से, चलो यहां लिखता हूं मैं, दिस लेमडा इज इक्वल टू H बाय P। तो ये उन्होंने फॉर्मूला दे दिया एंड इट इज कॉल्ड एज डी ब्रगली वेवलेंथ, या जो वेव है उसका नाम दे दिया मैटर वेव। तो मैटर वेव की वेवलेंथ ये होगी। तो सिंपल सा ये रिलेशन से बता दिया उन्होंने। अब देखिए ये जो है ना बस इसी के ऊपर फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला यही है ओके, मोमेंटम दे देगा और आपको पूछेगा बताओ कि भाई उसकी वेवलेंथ क्या होगी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना एक एग्जाम्पल आपको देता है, बोर्ड की बुक में भी देखे, थोड़ा सा आगे चल के उसने आपको एक वर्कआउट करने के लिए बोला है कि भाई आप जो है ना जैसे एक आदमी है ओके, या एक फुटबॉल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, चले आदमी का ले लेंगे, उसका वेट जो है सर मास जो है ना 60 kg है और सपोज उसकी जो स्पीड है ओके वेलोसिटी सपोज 5 मीटर पर सेकेंड, थोड़ा ज्यादा ले लेंगे कैलकुलेशन इजी के हिसाब से, तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा 60 इंटू 5 300। अब 300 को एच से डिवाइड कर रहे, एच की वैल्यू वैसे ही बहुत कम है, तो यहाँ वेवलेंथ बहुत छोटी आ जाएगी। इसी तरह दूसरा एक एग्जांपल दिया आपको कि भाई आप जो है ना ये आदमी की जगह इलेक्ट्रॉन ले लो, तो बहुत छोटा पार्टिकल जिसका मास भी बहुत कम है। अब वेवलेंथ पता करो, फिर से इस फॉर्मूले रखो कि भाई इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होती है 100 किलोमीटर पर सेकेंड, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन 100 किलोमीटर पर सेकेंड, मास 10⁻31 kg के ऑर्डर में होता है। तो अगर आपने मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का पता किया तो ये वैल्यू जो है ना वेवलेंथ लगभग रेडिएशन वाली जो वेवलेंथ लाइट की जो होती है उस रेंज में आ जाएगी, तो इसको आप मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो पहले वाला केस था जिसमें मैंने आपको एक आदमी का एग्जांपल दिया पर्सन का, तो उसकी वेवलेंथ इतनी छोटी आएगी कि उसको मेजर नहीं कर सकते। तो वहां पर जो है ना पार्टिकल नेचर डोमिनेंट है, और जब इस तरह का हम लेंगे तो यहाँ पे वेव नेचर शो हो सकता है, और इसी को डेविसन और जर्मन ने ओके एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके बताया था। इलेक्ट्रॉन का ही केस लिया है। ठीक है, चलिए अभी पहले हम फॉर्मूले देख लेते हैं, फिर हम जो है ना जो एक्सपेरिमेंट है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम देखेंगे। सेकंड, इसको सिंपली लेमडा इज इक्वल टू ये H बाय mv भी लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला लेमडा इज इक्वल टू H अपॉन ये P को अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी ke भी लिख सकते हैं। चौथा फार्मूला आप लिख सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी ओके, ये जो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनता है, तो Q इंटू V बनता है ओके इस तरह से। तो आपको जो है ना ये जो इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं ओके, और यहाँ पे क्या करता है आपको अलग अलग पार्टिकल के हिसाब से देता है।
तो ये फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर आप बोर्ड की टेक्स्ट देखेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो उसमें क्या किया, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन रख दिया, बाकी सब कांस्टेंट है, ये v छोड़ दिया। तो पर्टिकुलर पोटेंशियल पर वेवलेंथ पूछेगा। तो यहाँ पे सारा वर्कआउट करके अगर फॉर्मूला देखेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा कि ये जो वेवलेंथ है नैनोमीटर में, किसमें, नैनोमीटर में कितनी होती है, तो ये वर्कआउट करके लिखेगा 1.228 डिवाइड बाय अंडर रूट ये वोल्टेज। अगर यहाँ पे एंगस्ट्रॉम यूनिट देगा तो यहाँ पे बदल देगा 12.28, क्या करेगा 12.28 कर देगा। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं फिर हम 12.28 बोल के ले सकते हैं। ठीक है, चलो तो अब देखिए ये जो है 12.28 लिख दिया हमने, तो 12.28 या रूट 50 भी लिख सकते हैं। ठीक है, रूट 50 भी लिख के आ सकता है। तो इसी तरह से अगर हम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो ये पार्टिकल को हम अल्फा पार्टिकल लेकर भी कर सकते हैं, प्रोटॉन के लिए भी कर सकते हैं। ओके, तो आप प्रोटॉन के लिए वर्कआउट करें, ड्यूटेरॉन के लिए वर्कआउट करो, अल्फा पार्टिकल के लिए वर्कआउट करो, तो ये आपको फॉर्मूले सिंप्लीफाई होके मिल सकते हैं। बट अगर आपने डायरेक्टली याद रख लिया तो कोई भी इश्यू नहीं, लेकिन जो कैलकुलेशन के लिए वक्त है नीट में, अगर आपने इस तरह का याद रखा तो बच जाएगा। डायरेक्टली v की वैल्यू रखो, सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये जो है ना इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, तो बस इसी के ऊपर आपको मिलेगा, इससे हटके कुछ भी नहीं। अब जो है ना, अगर हम थ्योरेटिकली या कंसेप्चुअली बात करें तो बस एक ही पॉइंट है, वो है आपका डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने क्या जो है कंक्लूड किया उनके एक्सपेरिमेंट से, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चले आप पहले पॉज करके कॉपी कर लो। ठीक है, तो बस ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का सबसे ज्यादा मेन पोर्शन मैंने बता दिया। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ओके, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ओके, अब देखिए इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ओके, उसका फिगर आप जो है ना बाद में फिगर रेफर करना, बुक में देखना, या आप वीडियो देख रहे पॉज करो, उस फिगर को देखो बुक में से। ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा अभी, एक जो है आपको एक सोर्स रहेगा इलेक्ट्रॉन का, और वो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं। ओके, जिस तरह से भी जो अरेंजमेंट कर रखा है, इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, उनको एक्सेलरेट किया गया किसी एक और बैटरी लगाकर, हाई टेंशन बैटरी, तो उससे वो क्या हो रहे हैं, एक्सेलरेट हो रहे हैं। तो एक्सेलरेट होके जो है ना सामने एक जो है अब यहाँ से निकल गया सोर्स से, यहाँ पे बैटरी लगा के एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो वो जाके हिट करते हैं एक क्रिस्टल पर, निकल क्रिस्टल लिया गया। अब एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो बहुत बार किया होगा उन्होंने, अलग अलग क्रिस्टल अलग अलग जो है मेटल के लिया होगा, सबसे बेस्ट रिजल्ट उनको निकल पे मिला होगा, तो फाइनली जो सेटअप दिया उसमें निकल क्रिस्टल बताया गया। तो जब इससे टकरा रहे हैं, यहाँ निकल क्रिस्टल ऐसे टकरा रहे हैं, तो टकराने के बाद जो स्कैटर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो उनको जो है ना डिटेक्ट किया गया किस तरह से स्कैटरिंग उनकी हो रही है, उनकी स्कैटरिंग किस तरह की हो रही है। तो अब जैसे ये स्कैटरिंग हो रही है, तो यहाँ पे जो है ना एक मूवेबल डिटेक्टर लगा दिया गया, ऐसे टकराए, ऐसे टकराए, ऐसे स्कैटर होके आ रहे टकरा के, तो ये इसको जो है ना किस एंगल पर, ओके, अलग अलग एंगल पर देखा गया कि कहां पे रिस्पांस अच्छा आता है। तो जब रिस्पांस देखा गया, ऑब्जर्वेशन किया गया, तो ये एक्चुअली पैटर्न आया है डिफ्रैक्शन। कैसा पैटर्न आया, डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला उनको। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न, ओके, तो डिफ्रैक्शन ये तो प्रॉपर्टी ऐसी है जो वेव नेचर से ही प्रूफ हो सकती है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन का जो है नेचर यहाँ पे किस तरह का आ गया, वेव वाला आ गया। क्यों, कि उसका जो रिस्पॉन्स है वो किस तरह का आ रहा है, ये इस तरह का। अगर डिफ्रैक्शन का पैटर्न आपको याद नहीं है तो देख लो, ये इस तरह रहता है, ये इस तरह का रहेगा। ठीक है, ये पैटर्न उन्होंने ड्रॉ किया जो ऑब्जर्वेशन थे। तो अब उसमें क्या किया कि भाई एक बैटरी लगाई थी, तो बैटरी का जो पोटेंशियल है वो 44 वोल्ट से 68 वोल्ट, और जो एंगल है, ओके, वो पूरा ऐसा 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसा यहां से यहां तक घुमाते रहे। ओके, ऐसा स्कैटर होके आ रहे ना, तो ऐसा घुमाते रहे। तो ये जो है ना 44 डिग्री से पहले कोई ऐसा रिस्पांस आया नहीं, फिर उन्होंने 44 तक पहुंचा, मतलब कितने भी बार किया होगा, मतलब ऐसा नहीं 50-100 बार, उससे भी ज्यादा किया होगा। ओके, 2-4 बार करने से रिजल्ट नहीं आते, बहुत उन्होंने जो है ना अपनी लाइफ लगा देते, कई कई साल जो है ना एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं।
तो कितने बार क्या होगा बता ही नहीं सकते, बस करते रहे होंगे अलग अलग वैल्यूज पर। तो उन्होंने देखा फाइनली कि भी 44 वोल्ट से लेकर 60 वोल्ट, ये रेंज भी याद रखो, इसके बीच में ही उनको रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ, उससे पहले कुछ नहीं था। 68 के बाद फिर रिस्पॉन्स खत्म हो जा रहा था। तो इसमें सबसे बेस्ट उनको टॉप रिजल्ट जो मिला वो 54 वोल्ट पे मिला। कितने पे? 54 वोल्ट। और जो डिटेक्टर घुमा रहे थे वो कितने एंगल पे था? तो 50 डिग्री पर। ये दो इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। 54 वोल्ट पर और 50 डिग्री पर सबसे बेस्ट उनको रिजल्ट मिला है। और किस क्रिस्टल का? निकल क्रिस्टल पर। और वेव नेचर प्रूफ किस प्रॉपर्टी से हुआ है? इलेक्ट्रॉन ने डिफ्रैक्शन वाला पैटर्न शो किया था। ओके, तो इससे समझ में आया कि भाई ये जो है ना वेव नेचर रखता है, जिसके बेसिस पर उनको इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उनको नोबेल प्राइज मिला है। और इनके साथ में डी ब्रॉगली को या डिब्रॉय को उन्होंने जो हाइपोथेसिस दिया था कि भाई मैटर, मतलब यहाँ पे जो मैटर है पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है मैटर का ही, तो उसका नेचर वेव होता है। तो ये इन लोगों ने प्रूव किया, उनको भी नोबेल प्राइज मिला हाइपोथेसिस के बेसिस पर। ठीक है, तो ये आपको रिजल्ट याद रखना है। अब देखिए इस रिजल्ट के बेसिस पर इस रिजल्ट के बेसिस पर उन्होंने इसकी वेवलेंथ को जो है ना वर्कआउट किया। तो ये वेवलेंथ आई है लगभग 1.67 1.67 एंगस्ट्रॉम यूनिट, या इसको नैनोमीटर में अगर लिखेंगे तो 0.167 नैनोमीटर ये वेवलेंथ आई है इन पैरामीटर के बेसिस पर। तो ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न में ब्रैग्स लॉ जो यूज होता है, वहां पे जो वेवलेंथ की जो यूज होती है फॉर्मूला इक्वेशन, वहां पर उन्होंने ये जो एंगल है वो वाले वैल्यूज को रखकर जो भी वर्कआउट किया तो उससे क्या आया 0.167। तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न को डिस्कस किया था कंसेप्ट को ब्रैग्स ने, उन्होंने जो है ना जो वेवलेंथ बताई थी, ये जो इसकी वेवलेंथ आती है उस फॉर्मूले से इनको ये कितनी मिली 0.167। और इसी को अगर थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया गया, ये प्रैक्टिकली थी जो डेविसन और जर्मन ने बताई, और थ्योरेटिकली जो वैल्यू आती है वो आती है लगभग 0. लैम्डा इज इक्वल टू 0.165 नैनोमीटर। सो देखो बहुत क्लोज वैल्यू, तो इसीलिए मान लिया गया कि हाँ भाई ये जो है ना भाई प्रैक्टिकली है। तो यहाँ पे जो क्रिस्टल वगैरह है हो सकता निकल से बेटर और किसी पे आ सकता था होगा, या कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल में जो है ना प्रॉब्लम्स इश्यूज रहते रियल टाइम। तो ये तो थ्योरेटिकली है, इसमें तो कोई हम जो है ना प्रॉब्लम कंसीडर ही नहीं करते, लेकिन रियल टाइम में इश्यूज आते हैं। तो इतना क्लोज वैल्यू जो आई है इसकी बेसिस पर मान लिया गया कि हाँ भाई ये जो वेवलेंथ है वो इसी की है। और इस तरह से जो है ये जो डेविसन और जर्मन का जो एक्सपेरिमेंट है ये कामयाब होकर सक्सेसफुल हो गया। तो ये जो चीजें हमने लगभग यहाँ पे जो है ना ये जो सेकेंड पार्ट था वो भी हमने देख लिया। तो ये पूरा चैप्टर है। तो हमने जो है ना देखो मैंने कई सारी चीजों को अच्छे डिटेल में बता दिया। जैसे मैंने बोला कि भाई अगर हम माइंड मैप फास्ट देखें तो 20 से 30 मिनट मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन लगभग हमने जो है ना इसको 1 घंटे में कंप्लीट किया है। तो बहुत सारी चीजें अच्छे से डिटेल में हमने देखी है। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। नेक्स्ट माइंड मैप हम जो है एटम्स और न्यूक्लियाई कॉमन एक ही इसमें हम जो है ना ले लेंगे। बोर्ड में तो एक ही चैप्टर है, जो है नीट में जो आता है वो अलग अलग है। तो अब जो है यहाँ पे दोनों भी चैप्टर बहुत ज्यादा जैसा बड़े नहीं है, मीडियम और छोटे से जैसे ही है। तो एक ही चैप्टर में ये हम जो है एक ही माइंड मैप में लेने की कोशिश करेंगे। अगर थोड़ा सा बढ़ जाता है तो फिर सेपरेट कर सकते हैं। सो एनीवे, ये जो माइंड मैप को हम यही कंक्लूड करते हैं। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।